गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 5 चल रहा था, एसिड एंड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट, यानी कि कठोर व मृदु, अम्ल व क्षार, ये चल रहे थे अपने यूनिट। इसके अंदर हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि जो आयरलैंड, चेट और डेविस 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड और बेस को या फिर धातु आयन और लिगेंड को दो दो वर्गों में विभाजित किया था। वर्ग ए के धातु आयन, वर्ग ए के लिगेंड, और इसी प्रकार से वर्ग ए के धातु आयन और वर्ग बी के धातु आयन। ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, यानी कि अम्ल व अक्षार का वर्गीकरण किसके रूप में, कठोर और मृदु के रूप में। तो कठोर व मृदु के रूप में अम्ल व क्षार का वर्गीकरण है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो अम्ल और क्षार का जो वर्गीकरण किया गया था हार्ड और सॉफ्ट के रूप में, वो एक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। उसका नाम था पियर्सन। नाम क्या था उसका? पियर्सन। तो पियर्सन नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने अम्ल व क्षार का सबसे पहले कठोर व मृदु के रूप में वर्गीकरण किया गया, और पियर्सन ने जो बातें बताई उसको पियर्सन HSAB थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा कि सबसे पहले या सर्वप्रथम पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने अम्ल व अक्षारों का कठोर व मृदु के रूप में वर्गीकरण किया, जिसे पियर्सन के HSAB सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो ये HSAB है उसकी फुल फॉर्म वही रहेगी जो पीछे थी। फुल फॉर्म क्या रहेगी? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, ये रहेगी इसके फुल फॉर्म। हार्ड, एस से सॉफ्ट बन रहा है एसिड, और बी से क्या बन रहा है? बेस। तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, कठोर तथा मृदु, अम्ल व अक्षार। तो पियर्सन ने एसिड और बेस के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में को बताने के लिए अपना जो सिद्धांत दिया था उसे पियर्सन के HSAB सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब चाहे एग्जाम में क्वेश्चन इस नाम से आए कि एसिड और बेस को हार्ड और सॉफ्ट के रूप में वर्गीकृत कीजिए, यानी एसिड और बेस का हार्ड और सॉफ्ट के रूप में वर्गीकरण लिखिए, या फिर इस नाम से आएगी पियर्सन की HSAB थ्योरी को लिखिए, दोनों सेम रहेंगी। इसके अंदर भी यही लिखा जाएगा और इस वाले के अंदर भी इसी को लिखना है। आ गया समझ में? तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले कि अम्ल व अक्षारों का कठोर व मृदु के रूप में वर्गीकरण सर्वप्रथम पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसे पियर्सन के HSAB सिद्धांत में वर्णित किया गया है। यानी पियर्सन ने अपना एक HSAB सिद्धांत दिया था, उसके अंदर इसने एसिड और बेस की हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में बताया, यानी एसिड और बेस को हार्ड और सॉफ्ट के रूप में वर्गीकृत है वो किया है। किसने? पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने। तो आप इसके साथ में एक हेडिंग ये भी लिख सकते हो, पियर्सन HSAB थ्योरी। पियर्सन का HSAB सिद्धांत है वो आप यहीं पे इसके साथ लिख सकते हो। लिखिए होगा पियर्सन ने HSAB थ्योरी। अब पियर्सन ने अपने सिद्धांत में 2 लाइनें लिखी थी। सबसे पहले क्या लाइनें लिखी थी देखें। पियर्सन ने ये बताया कि ग्रुप ए के मेटल आयन, वर्ग ए के धातु आयन्स हैं वो क्या होंगे? अब धातु आयन्स एसिड होते हैं, तो कौन से एसिड बताए इसने? हार्ड एसिड बता दिए कि ये हार्ड एसिड होते हैं। और ग्रुप बी के जो धातु आयन्स हैं, अब धातु आयन है तो बताए एसिड हैं, लेकिन ग्रुप बी वाले हैं उनको कैसा बताया इसने? सॉफ्ट एसिड बता दिया। एक तो ये लाइन लिखी थी इसने। दूसरी लाइन इसने क्या लिखी कि ग्रुप ए के जो लिगेंड हैं, ग्रुप ए के जो लिगेंड हैं, लिगेंड का पता ही है, लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, डोनेट करते हैं धातु आयन को। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले क्या होंगे? बेस होंगे। कौन से बेस होंगे? हार्ड बेस होंगे, हार्ड बेस। ठीक है। और ग्रुप बी के जो लिगेंड हैं वो क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट बेस कहलाएंगे। तो पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने अपने HSAB सिद्धांत में 2 लाइनें बताई कि वर्ग ए के धातु आयन
कठोर अक्षार हार्ड एसिड तथा वर्ग बी के धातु आयन मृदु अम्ल या सॉफ्ट एसिड होते हैं। सेकेंड लाइन क्या बताई इसने कि ग्रुप ए के लिगेंड हार्ड बेस कठोर अक्षार तथा वर्ग बी के लिगेंड है वो मृदु अक्षार या सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। ये दो ही लाइनें बताई थी, आप शॉर्ट में इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखें क्या आएगा इसके अंदर पियर्सन की थ्योरी में। इतना लिखने के बाद पियर्सन ने अपने सिद्धांत में ये बताया, एक रिएक्शन बताई थी ए प्लस में बी के पास इस प्रकार से लोन पेयर होंगे। ये ए क्या है, एसिड है, और ये बी क्या है, बेस है। दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ए बी। ये बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ए और बी के बीच में जाएंगे और इस प्रकार से बंध बनेगा और ए बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। इसमें ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला क्या होता है, सॉरी ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का अपने को पता ही है कौन सा एसिड होता है, लुईस एसिड होगा, और इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाता है। इस प्रकार से रिएक्शन होगी और एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस आपस में क्रिया करके इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लुईस एसिड और लुईस बेस से मिलकर बनने वाला ये जो कॉम्प्लेक्स है ए बी, इस कॉम्प्लेक्स में ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, ये बॉन्ड ध्रुवीय भी हो सकता है, ठीक है, और इसके अलावा ये बॉन्ड सहसंयोजक भी हो सकता है। तो इन तीनों में से इस बॉन्ड की उत्पत्ति क्या होगी, ये किसके द्वारा पता चलता है, ए बी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसकी सहायता से पता चलता है। ए बी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिखते हैं हम, उस फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू से ये पता चलता है कि ए और बी, लुईस एसिड और लुईस बेस से मिलके बनने वाला जो ये ए बी कॉम्प्लेक्स है, इस ए बी कॉम्प्लेक्स में ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक है, पोलर है, कोवलेंट है, नॉन पोलर है। इसकी प्रकृति के बारे में हम इस ए बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन कांस्टेंट के की सहायता से बता सकते हैं। अब फॉर्मेशन कांस्टेंट की सहायता से बॉन्ड किस प्रकार का होगा ये सब हम नेक्स्ट क्लास आएगी ना उसके अंदर पढ़ेंगे, एक अलग से थ्योरी है इसके लिए, ठीक है। लिखे इतना, ये रिएक्शन लिख लें और ये लिख लें कि ए और बी के बीच का बॉन्ड आयनिक, पोलर, कोवलेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये किस कौन से कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार का है इसकी व्याख्या हम कॉम्प्लेक्स ए बी के फॉर्मेशन कांस्टेंट या निर्माण स्थिरांक के आधार पर कर सकते हैं। लिया होगा ये। उसके बाद देखो पियर्सन ने हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, इनके लिए भी दिया था कि कौन से, इनकी डेफिनेशन दी थी कि हार्ड एसिड कौन से होंगे, सॉफ्ट एसिड कौन से होंगे, हार्ड बेस कौन से होंगे, सॉफ्ट बेस है वो कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ड। इसमें लिखा है कि पियर्सन ने अम्ल व क्षारों की कठोर व मृदुता के लिए निम्न परिभाषाएं दी। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे हार्ड एसिड को, कठोर अम्ल को पढ़ेंगे, ठीक है, कि कठोर अम्ल है वो कौन से होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या रहेंगे वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे।
एग्जाम्पल्स को तो अपने को पता ही है। कठोर अम्ल किसको बोला है पियर्सन ने, वर्ग ए के धातु आयन वो कठोर अम्ल बोला है, तो वर्ग ए के धातु आयन है वो कठोर अम्ल के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि हार्ड एसिड वे एसिड होते हैं जिनके अंदर उत्कृष्ट गैस इनर्ट गैस के जैसा क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, जिनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, उत्कृष्ट गैस के जैसा हो, वे होते हैं क्या कहलाएंगे, हार्ड एसिड कहलाते हैं। और जिनका साइज क्या हो, छोटा हो, ये सारी विशेषताएं किसकी है, साइज छोटा हो, ये सारी विशेषताएं किसकी रहेंगी, वर्ग ए के धातु आयनों की रहेंगी। साइज जब छोटा रहेगा तो इनका जो ग्राही परमाणु है, अब एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, तो इनका जो अक्सेप्टर एटम होगा, ग्राही परमाणु होगा, वो साइज में क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो वे सभी धातु आयन जिनका ग्राही परमाणु आकार में छोटा होता है, जिनकी ईएन क्या होती है, उच्च होती है, तथा जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा होता है, वे सभी कठोर अम्ल कहलाते हैं। तो कठोर अम्ल के लिए पियर्सन ने क्या बताया कि वे धातु आयन जिनका ग्राही परमाणु आकार में छोटा हो तथा जिसकी ईएन उच्च होती है तथा जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस के जैसा हो, वे क्या कहलाएंगे, हार्ड एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे H पॉजिटिव, साइज छोटा है इसका, ईएन उच्च है, तो ये हार्ड एसिड कहलाएगा। इसके अलावा आप देखिए इसके अंदर की पोटेशियम वाला देख लिया के पॉजिटिव, के पॉजिटिव का मतलब क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है और 18 पे क्या आती है, आर्गन उत्कृष्ट गैस आती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो गया तो ये हार्ड एसिड कहलाएगा। इसके अलावा Li पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, Mg+2 है, ये तो हमने एग्जाम्पल में लिखा ही था वर्ग ए के धातु आयनों के एग्जाम्पल में। तो वर्ग ए के धातु आयन में अक्षार धातुओं के आयन भी थे, अक्षारीय मृद धातुओं के आयन भी थे, हाइड्रोजन भी था, ठीक है। तो ये सब हम किस में लिख सकते हैं, वर्ग ए के धातु आयनों के एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे किसके रहेंगे, हार्ड एसिड के एग्जाम्पल हैं वो रहेंगे। लिख लिया होगा ये। इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, सॉफ्ट एसिड के लिए लिखेंगे। तो सॉफ्ट एसिड के लिए देखो क्या लिखा जाएगा, इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा सॉफ्ट एसिड वाला, ठीक है। तो सेकंड लिखेंगे हम कि जो सॉफ्ट एसिड है, मृदु अम्ल है, उनकी डेफिनेशन क्या दी थी पियर्सन ने, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, साइज में क्या आ जाएगा, लार्जर, साइज क्या हो, बड़ी हो, और ईएन क्या कर देंगे, कम कर देंगे कि ईएन क्या होती है, कम होती है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा नहीं होगा। तो देखें इसके अंदर, तो सॉफ्ट एसिड है उसके लिए पियर्सन ने क्या डेफिनेशन दी थी कि वे धातु आयन जिनका ग्राही परमाणु आकार में बड़ा होता है तथा जिसकी ईएन कम होती है तथा जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा नहीं होता है, वे धातु आयन मृदु अम्ल कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनो, वे धातु आयन जिनका ग्राही परमाणु आकार में बड़ा होता है तथा जिनकी ईएन विद्युत ऋणात्मकता कम होती है तथा जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस के जैसा नहीं होता है, वे मृदु अम्ल या सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसके अंदर, एग्जाम्पल में आ जाएगा Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव के अलावा आ जाएगा आपके Cu पॉजिटिव, Pt+2 और Hg2+2, ये सारे आ जाएंगे आपके सॉफ्ट एसिड या मृदु अम्ल के एग्जाम्पल। आ गया होगा। तो ये था एसिड का हार्ड और सॉफ्ट के रूप में पियर्सन के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वो। अब पियर्सन ने इसी प्रकार से जो बेस थे अक्षार, उनको भी हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के रूप में वर्गीकृत किया है। वो किस प्रकार से है वो देखें, लिखें इसको इतना।
बेस वाले में पहले लिख लेंगे हम हार्ड बेस को और उसके बाद में सॉफ्ट बेस को। ठीक है, तो हार्ड बेस के लिए पियर्सन ने क्या बताया था, देखें। हार्ड बेस के लिए पियर्सन ने ये बता दिया कि इनकी ईएन विद्युत ऋणात्मकता क्या रहेगी, उच्च रहेगी और ये आसानी से ध्रुवित नहीं होते हैं। आसानी से ध्रुवित यानी इजीली पोलराइजेबल नहीं होते हैं ये। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसके अंदर, जैसे कि F नेगेटिव है या फिर नाइट्रोजन -3 है, ऑक्सीजन -2 है। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, कठोर अक्षार में आएंगे। अब पता है अपने लिगेंड को हम क्या बोल रहे हैं, लिगेंड को ही अक्षार बोल रहे हैं, लिगेंड को ही बेस बोल रहे हैं। अब लिगेंडों में भी दो वर्गीकरण किए थे, दो प्रकार के बताए थे आयरलैंड, चेट और डेविस ने, वर्ग ए के और वर्ग बी के। इसमें वर्ग ए वाले हार्ड कहलाएंगे, तो वर्ग ए वालों की जो विशेषताएं हैं वही हार्ड बेस की विशेषताएं रहेंगी। तो वर्ग ए के या फिर हार्ड बेस के लिए क्या लिखेंगे कि वे लिगेंड जिनकी ईएन उच्च होती है, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है तथा जो आसानी से ध्रुवित नहीं होते हैं वे कठोर अक्षार कहलाते हैं। तो ये आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल। साथ में आता है कि इनकी जो साइज होती है वो क्या रहेगी, स्मॉल। साइज है वो इनकी क्या होती है, छोटी होती है। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं इसके अंदर कठोर अक्षार के, मुख्य रूप से यही एग्जाम्पल देंगे जिनकी साइज क्या होती है, छोटी होगी। ठीक है, उसके बाद में देखें सेकंड आ जाएगा इसके अंदर सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस में क्या आ जाएगा, जिनकी ईएन क्या होती है, कम होगी और जिनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है और जो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं वे मृदु अक्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि वे सभी लिगेंड जिनकी ईएन कम होती है तथा जिनका साइज बड़ा होता है तथा जो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं वो मृदु अक्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल के रूप में आई नेगेटिव, इसके अलावा Cn नेगेटिव, CH2, CH3 वाले, ये सारे किसके एग्जाम्पल आएंगे, सॉफ्ट बेस के एग्जाम्पल आएंगे। अभी देखो F नेगेटिव है वो तो आ गया था हार्ड बेस में और I नेगेटिव आ गया सॉफ्ट बेस में, तो बीच में बच गए Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव। ये कहाँ आएंगे, तो Cl नेगेटिव तो मोस्टली हार्ड बेस के साथ में लिखा जाता है, लेकिन Br नेगेटिव को इन दोनों के बीच में रखा जाएगा। इसको बोलते हैं लिमिटिंग लिगेंड। लिमिटिंग लिगेंड का मतलब क्या होता है कि इसको सॉफ्ट में भी रखा जा सकता है और इसको हार्ड में भी रख सकते हैं। तो Br नेगेटिव वो सीमा रेखा का बीच वाला तत्व होता है, बीच वाला लिगेंड होगा जो सॉफ्ट के रूप में भी माना जा सकता है और जो हार्ड के रूप में भी माने सकते हैं। लेकिन Cl नेगेटिव उस लिमिटिंग नहीं मानेंगे। Cl नेगेटिव तो मोस्टली किसके साथ लिखा जाता है, हार्ड के साथ लिखा जाएगा, इसको सॉफ्ट के साथ कभी भी नहीं लिखते हैं। तो सॉफ्ट बेस कौन सी होते हैं, वे लिगेंड जिनकी ईएन कम होती है, जिनकी साइज बड़ी होती है तथा जो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं वो मृदु अक्षार कहलाते हैं। ये रहेंगे इसके एग्जाम्पल के। लिख लिया होगा ये। उसके बाद जो पियर्सन था उसने एक बात और बताई थी, देखें इसमें पियर्सन ने जो एक बात और बताई थी वो देखें क्या बताई थी। पियर्सन ने ये लिखा था ना कि ए और बी से मिलके क्या बनता है, ए बी कॉम्प्लेक्स बनता है, ए बी कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में लिखा था पियर्सन ने। तो पियर्सन ने ए और बी से, लुईस एसिड और लुईस बेस से मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या बताया, यदि ए और बी जो आपस में जुड़कर ए बी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो दोनों एक जैसे हों, यानी ये हार्ड एसिड और ये क्या हो, हार्ड बेस हो,
दूसरी केमिकल रिएक्शन इसी की आती है, ए और बी आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ पे ये क्या हो, सॉफ्ट एसिड हो और ये बी क्या हो, सॉफ्ट बेस हो। इससे मिलके भी क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है आपका ए बी। तो ये क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और ये भी क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो लुईस एसिड और लुईस बेस से मिलके बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है ए बी, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पियर्सन ने क्या लिखा कि यदि लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों एक जैसे हों तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स ए बी क्या होता है, स्थायी होता है। यानी या तो ये दोनों ही क्या होंगे, हार्ड हार्ड होंगे, तभी ये स्थायी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यदि ये दोनों ही क्या हो, सॉफ्ट सॉफ्ट हों, तो भी ये क्या बनेगा, स्थायी कॉम्प्लेक्स बनेगा। होने चाहिए एक जैसे, या तो दोनों ही क्या हो, हार्ड हो, या दोनों ही क्या हो, सॉफ्ट हो, उसी कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्थायी बनता है। इसमें लिखा है कि ए लुईस एसिड ए और लुईस बेस बी से मिलकर बनने वाला कॉम्प्लेक्स ए बी स्थायी होगा यदि ए और बी दोनों ही या तो कठोर हो या दोनों ही क्या हो, मृदु हो। उसी कंडीशन में क्या बनेगा, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। और सेकंड इसने क्या बताया कि यदि ए और बी से मिलके बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक हार्ड हो और दूसरा क्या हो, सॉफ्ट हो। यानी एसिड हार्ड ले लिया और बेस सॉफ्ट ले लिया हमने, और एक में क्या ले लिया कि एसिड तो क्या रखा, सॉफ्ट रख लिया, और बेस क्या ले लिया, हार्ड लिया, दोनों अलग अलग बन गए। इसमें एसिड हार्ड है, बेस सॉफ्ट है, इसमें एसिड क्या है, सॉफ्ट और बेस हार्ड है। तो इस प्रकार से जो ए बी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल या अस्थायी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सेकंड लिख लीजिएगा कि लुईस एसिड ए और लुईस बेस बी से मिलकर बनने वाला ए बी कॉम्प्लेक्स अस्थायी होगा यदि ए और बी दोनों अलग अलग प्रकृति के हों, यानी एक कठोर हो और दूसरा मृदु हो। तो उस कंडीशन में बनने वाला जो ये कॉम्प्लेक्स होता है ए बी, वो क्या रहेगा, अस्थायी रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पियर्सन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।